प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज पुदुचेरी में 25वें राष्ट्रीय युवा महोत्सव का शुभारंभ वर्चुअल माध्यम से करेंगे। आज स्वामी विवेकानंद की जयंती है और इसे हर वर्ष राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाया जाता है। युवा कार्य मंत्रालय में सचिव उषा शर्मा ने बताया कि महोत्सव का उद्देश्य देश के युवाओं को प्रेरित और राष्ट्र निर्माण के लिए उन्हें एकजुट करना है। कोविड की स्थिति को देखते हुए 2 दिन का महोत्सव वर्चुअल माध्यम से आयोजित किया जाएगा। उद्घाटन के बाद राष्ट्रीय युवा सम्मेलन होगा। इसका उद्देश्य देश के युवाओं को राष्ट्र निर्माण के लिए प्रेरित, एकजुट और सक्रिय करना है। इस बीच सांसद कुलदीप राय शर्मा ने राष्ट्रीय युवा दिवस के अवसर पर दीपोत्सव समूह के सभी युवाओं को शुभकामनाएं दी हैं। उन्होंने कहा कि ये दिन प्रत्येक भारतीय युवा के लिए प्रेरणा लेने का दिन है। राष्ट्र निर्माण में युवाओं के सशक्तिकरण बेहद जरूरी है। स्वामी विवेकानंद ने अपनी शिक्षाओं से पूरे विश्व को प्रेरित किया है। भारतीय जनता पार्टी के पूर्व अध्यक्ष और गृह मंत्रालय सलाहकार समिति के सदस्य विशाल जॉली ने भी इस अवसर पर युवाओं को अपनी शुभकामनाएं दी है। उन्होंने कहा कि महान चिंतक और युवाओं के प्रेरणा स्रोत स्वामी विवेकानंद की शिक्षा के रास्ते पर चलकर युवा पीढ़ी उन्हें सच्ची श्रद्धांजलि प्रदान कर सकती है। प्रदेश कांग्रेस समिति अध्यक्ष रंगालाल हलदर ने भी इस अवसर पर युवाओं को बधाई दी है। उधर भारतीय जनता युवा मोर्चा द्वारा आज जेएनआरएम कॉलेज परिसर में स्थित स्वामी विवेकानंद की प्रतिमा पर जाकर पुष्पांजलि अर्पित की जाएगी। इसके बाद मिडिल पॉइंट स्थित पार्टी मुख्यालय में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की वर्चुअल रैली को दिखाया जाएगा। मुख्य सचिव जितेंद्र नारायण ने सरकारी कर्मचारियों को सरकारी जमीन पर अतिक्रमण न करने को लेकर चेतावनी दी है। मुख्य सचिव के संज्ञान में आया है कि बड़ी संख्या में सरकारी कर्मचारी जिन्हें सरकारी आवास मिले हुए हैं, वे अपने आवंटित क्वार्टरों के पास सरकारी जमीन पर या अन्य स्थानों पर अवैध रूप से अतिक्रमण कर स्थायी और अस्थायी ढांचा बनाए हुए हैं। ये नियमों का सरासर उल्लंघन है। सरकारी कर्मचारियों द्वारा इस प्रकार की अवैध गतिविधि करने के मामले को गंभीरता से लिया जाएगा और उनके खिलाफ सेवा नियमावली के तहत कार्रवाई की जाएगी। कर्मचारी को नौकरी से बर्खास्त भी किया जा सकता है। इसके अलावा यह भी देखा गया है कि बड़ी संख्या में स्थानांतरित या अवकाश प्राप्त सरकारी कर्मचारी निश्चित अवधि के बाद भी अवैध रूप से क्वार्टरों पर कब्जा जमाए हुए हैं, जिससे पात्र और जरूरतमंद कर्मियों को क्वार्टर आवंटित करने में देरी हो रही है। ऐसे सभी कर्मचारियों से बिना देरी किए क्वार्टर खाली करने का अनुरोध किया गया है। क्वार्टर न खाली करने के मामलों को गंभीरता से लिया जाएगा। आम जनता से भी अनुरोध किया गया है कि वे सरकारी कर्मचारियों द्वारा अतिक्रमण करने और अवैध रूप से सरकारी आवासों में रहने वाले कर्मचारियों के बारे में प्रशासन को सूचना दे। इस संबंध में सेक्रेटरी 201ani@gmail.com पर मेल कर सूचना दी जा सकती है। दीप समूह में कल कोरोना पॉजिटिव के 43 नए मामले सामने आए, जबकि 24 मरीज स्वस्थ हुए। इनमें 16 मामले हवाई अड्डा आगमन और 27 मामले संपर्क में आए व्यक्तियों के हैं। दीपों में अब कोरोना पॉजिटिव के सक्रिय मामलों की संख्या बढ़कर 412 हो गई है। दक्षिण अंडमान जिले में कोरोना के 408 सक्रिय मामले हैं, जबकि एक मामला मध्योत्तर अंडमान जिले में है। निकोबार जिले में कोरोना के 3 सक्रिय मामले हैं। दीपों में टेस्ट पॉजिटिविटी रेट 1.23% है। कोविड टीकाकरण अभियान के तहत दीपों में 18 वर्ष से अधिक आयु वर्ग के लोगों को अब तक 5,99,400 टीके लगाए गए हैं। 2,96,780 लोग टीके की दूसरी डोज प्राप्त कर चुके हैं। दीपों में अब तक 15 से 18 वर्ष आयु वर्ग के 16,249 बच्चों को कोवैक्सीन का टीका लगाया जा चुका है। 885 पात्र व्यक्तियों को कोविड रोधी टीके की एहतियाती डोज लगाई गई है। अंडमान निकोबार प्रशासन ने न्यूनतम मजदूरी भाड़े की दरों में संशोधन किया है, जो इस वर्ष 1 जनवरी से प्रभावी हो गई है। नई दरों के अनुसार अब अकुशल श्रेणी के कामगारों को प्रतिदिन 507 रुपए का भुगतान किया जाएगा, जबकि अर्धकुशल और अकुशल सुपरवाइजरी को 564 रुपए मिलेंगे। कुशल और लिपिक वर्ग के लिए 649 रुपए, जबकि उच्च कुशल श्रेणी के कामगारों को अब प्रतिदिन 707 रुपए की दर से भुगतान करना होगा। श्रम आयुक्त व रोजगार कार्यालय ने नई दरें जारी कर दी हैं। सभी प्रतिष्ठानों से कामगारों को निर्धारित दरों के हिसाब से भुगतान सुनिश्चित करने को कहा गया है। कामगारों और यूनियन से भी कहा गया है कि न्यूनतम भाड़े को लेकर जारी नए आदेश के उल्लंघन के मामले को लिखित में श्रम आयुक्त को दें, ताकि उल्लंघनकर्ताओं के खिलाफ न्यूनतम भाड़ा अधिनियम के तहत कार्रवाई की जा सके। उल्लंघन होने पर अधिकतम 6 महीने की सजा का भी प्रावधान है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह के दिव्यांगजनों को विशेष पहचान पत्र जारी करने के मामले में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने के लिए देश भर में दूसरा स्थान मिला है। समाज कल्याण विभाग दिव्यांगजनों के लिए विशेष पहचान पत्र बनाने की योजना का प्रभावी रूप से क्रियान्वयन कर रहा है। आधार से जुड़े इस पहचान पत्र के जरिए दिव्यांगजन विभिन्न सरकारी योजनाओं की जानकारी और लाभ के बारे में सूचना हासिल कर सकते हैं।
केंद्र सरकार द्वारा वर्ष 2016 में इस योजना की शुरुआत की गई थी। इसके अंतर्गत अंडमान निकोबार में अब तक 4,832 ई विशिष्ट पहचान पत्र बनाए गए हैं, जिनकी कवरेज की दर 105% है। तीनों जिलों में दिव्यांगजन इसका लाभ उठा रहे हैं। पॉक्सो के एक और मामले में पॉक्सो के विशेष न्यायाधीश राजा चटर्जी ने शहीद द्वीप निवासी श्यामचंदर हलदार को 20 वर्ष की कठोर कारावास की सजा सुनाई है और उस पर 5,000 रुपए का जुर्माना लगाया है। जुर्माने की राशि अदा न करने पर अभियुक्त को 6 माह की और सजा भुगतनी पड़ेगी। 8 मई 2020 को अभियुक्त ने 4.5 वर्षीय बच्ची के साथ दुष्कर्म किया। पुलिस थाने में शिकायत के बाद मामला दर्ज हुआ और 10 जनवरी को उसे सजा सुनाई गई। न्यायालय की ओर से पीड़िता को 2 लाख रुपए का मुआवजा देने को भी कहा गया है। मामले की पैरवी विशेष सरकारी अधिवक्ता एएस जीनो ने की। कालीकट ग्राम पंचायत की स्थगित की गई ग्राम सभा बैठक आज सुबह 10:30 बजे क्षेत्र के सामुदायिक हॉल में बुलाई गई है। सभी सदस्यों से बैठक में शामिल होने को कहा गया है।